जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में आपको झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022-23 झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए टर्म 1 का जो सिलेबस जारी कर दिया गया उसमें आपका पहला चैप्टर पढ़ना था वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टोटल 20 प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस टेस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बच्चों को व्हाट्सएप पर भी भेज दिया गया। तो सभी वहाँ से टेस्ट देंगे और उसके बाद आंसर यहाँ से आप पूरा व्याख्या सहित यानी प्रत्येक क्वेश्चन को आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो पहले आप वहाँ टेस्ट देंगे, फिर इस टेस्ट में कितना अंक आपका आता है खुद वहाँ देख लेंगे। बाद में फिर यहाँ से मिलान करेंगे कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। चलिए तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि वास्तविक संख्या में शामिल है। सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों का समूह होता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय को एक साथ एक समूह में मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। इस ऑप्शन के अनुसार क्या होना चाहिए, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। तो ध्यान रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा में है कि परिमेय संख्या p/q में किसका मान शून्य नहीं हो सकता। जब आप परिमेय संख्या को लिखते हैं तो हमेशा किस रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में। और कंडीशन है कि q बराबर नहीं 0 हो। जब भी लिखेंगे तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस अनुसार से क्या होगा कि किसका मान शून्य नहीं हो सकता, तो q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि q। अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए सूत्र क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके लिए एक सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। तो देखना कि ये सूत्र किस ऑप्शन में आपका है। तो a बराबर BQ प्लस R ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे। चौथा सवाल है कि a बराबर BQ प्लस R में a तथा b क्या है, यानी a और b इसमें क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन आपके पास हैं पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये a और b दोनों। तो देखिए a और b है ना, ये धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। तो इस अनुसार ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो a और b क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, कैसा, तो धनात्मक पूर्णांक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा में कह रहा है कि a बराबर BQ प्लस R में q का मतलब क्या है, यानी कि q क्या है। तो ध्यान रखिएगा a और b में ये दोनों पूर्णांक हैं। तो a होता है बड़ा पूर्णांक और b होता है छोटा पूर्णांक, ठीक। तो छोटे से हम बड़े को भाग करते हैं, यानी b से भाग करेंगे किसको, a को, तो कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा। तो भागफल को हमेशा यहाँ लिखते हैं q के रूप में, और नीचे जो बचेगा उसको हम लोग कहते हैं शेषफल यानी कि r। तो ये हो गया आपका भाज्य, ठीक है, ये भाज्य हो गया, नहीं ये हो गया भाजक, ठीक है, ये भाजक। बीच वाला जो a है ये हो गया भाज्य, और q जो आता है इसको कहते हैं भागफल, और r बचता है इसको क्या कहते हैं, शेषफल। इस तरह से इसमें हमको q के बारे में पूछ रहा है कि q क्या है, q किसको दर्शाता है, q है सो भागफल को दर्शाता है। तो इस अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, तो q किसको दिखाता है, भागफल। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि a बराबर BQ प्लस R, इसमें R क्या है, यानी R किसका संकेत है। तो अभी बताया था कि a तथा b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। a बड़ी होती है b से, जब b से हम a को भाग करेंगे तो कुछ भागफल मिलेगा और कुछ शेषफल मिलेगा। तो भागफल को q के द्वारा दर्शाया जाता है और शेषफल को r के द्वारा। तो यहाँ पूछ रहा है कि r क्या है, तो r आपका क्या हो जाएगा, शेषफल।
शेषफल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए और बी में बड़ा पूर्णांक कौन है। इन दोनों में यदि लेते हैं कौन सा बड़ा पूर्णांक होता है, तो हमेशा ए बड़ा होता है किससे, बी से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है आपको कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें पूछेगा धनात्मक समपूर्णांक, तो यहाँ विषम में क्या नहीं होगा, तो देखिए जो सम वाला होगा ना ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो सम किस में दिख रहा है, 2q प्लस 4, यहाँ देख रहे हैं कि q के साथ भी 2 लगा हुआ है और प्लस भी क्या है, 4 है, तो धनात्मक ये सम पूर्णांक हो गया। अब विषम पूर्णांक में आपका ये सभी आपका विषम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है 9वां, कह रहा 48 और 90 का HCF बराबर 6 हो तो एलसीएम क्या होगा। तो इसमें 48 और 90 का HCF आपको दे दिया कितना, 6, तो पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर HCF और एलसीएम के बीच एक संबंध होता है, उसको आपको याद रखना है। होता क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या आपको दी रहेगी तो उसका गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है, यानी कि HCF गुणे एलसीएम ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका ई बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 48 गुणे कितना, 90। अब इसको हल करिए, HCF का मान कितना दे रखा है, 6, एलसीएम तो आपको पूछ रहा है, और इधर जो आपका 48 है तो 48 गुणे 90, 48 गुणे कितना हो जाएगा, 90। सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा हट गया। अब 6 से इसको काटिए, 6 से काटेंगे 48 को, कितने बार में कट जाएगा, 6 8 48, 8 बार में, तो इधर बचता है केवल एलसीएम, और उधर 8 को 90 से गुना करेंगे इन दोनों को, 8 9 72 यानी कि 720। देखना है कि 720 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, 720। इस तरह से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, आपको इसी तरह से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 36 और 50 का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। 36 का गुणनखंड सबसे पहले करना है, तो 36 के बराबर में क्या हो जाएगा, 2 का कितना बार आएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 3 का पावर भी 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4 9 36। इसी प्रकार 50 का निकालिएगा तो 2 एक बार आएगा, और 5 का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब आपको एलसीएम पूछे तो एलसीएम में प्रत्येक जो गुणनखंड आया है, अभाज्य गुणनखंड, तो प्रत्येक का अधिकतम घात को आपको लेना है। तो यहाँ देखते हैं कि कॉमन अधिकतम घात कितना है। यदि हम 2 का देखें, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, 2 में अधिकतम घात कितना है, 2 का पावर 2 है, तो एलसीएम में हम लोग क्या ले लेंगे, 2 का पावर 2, फिर इसमें गुना करना है। फिर इस गुणनखंड में क्या आया, 3 आया, 3 का अधिकतम घात कितना है, वो भी 2 है, तो 3 का पावर कितना ले लेंगे, 2, और 5 का भी आया है, 5 का कितना है, 2। यदि अब सबको आप गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका है, सबका घात देखेंगे कि 2 दूनी हो जाएगा 4, 3 तिया हो जाएगा 9, और 5 बच्चे हो जाएगा 25। अब 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में 9 को गुना करेंगे तो 900, यानी कि 900। तो किस ऑप्शन में आपका है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में है कितना, 900, इसलिए दसवां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 11वां नंबर सवाल है, 11वां देखिए, कर 24/60 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 24/60, इसका पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले इसको आपस में देखिए कि कहीं कट तो नहीं रहा, तो काटेंगे तो 12 दूनी कितना, 24, और 12 पच्चे 60, तो ये फाइनली बचता है 2/5। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार पूछे तो शांत होगा कि अशांत होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 और 5 का आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो फिर वह अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ तो क्या देख रहे हैं कि हर में कितना आया, 5 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, शांत। यानी कि इसका एक रूल था, कभी भी हर में क्या होना चाहिए, 2 का पावर m गुणे
5 का पावर n इसके रूप में होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 का ही गुणनखंड होना चाहिए हर में, या तो दोनों में से कोई एक। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2/5 है, तो दोनों में से एक है ना 5, इसलिए क्या हो जाएगा शांत। इसका सही जवाब होना चाहिए, क्या होगा, शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 12वां सवाल। 12वां में कह रहा है कि इनमें किसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर से वही चेक करेंगे। तो 3/8, तो बट्टे में 8 है, तो 2 का पावर कितना हो जा रहा है इसमें 3 हर में। 17/16, तो 16 में यदि देखेंगे पावर तो 2 का पावर कितना हो रहा है 4, तो केवल 2 का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 19/30 है, तो 19/30 में देखिए कि 19/30, जब आप 30 का निकालिएगा तो इसमें 3 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। तो हम बताए थे कि 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या दिख गया 3, इसलिए अशांत किसका होगा, इसी का होगा 19/30 का, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद है इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें चेक करना है शांत। तो सबसे पहले 17/24, तो 24 का गुणनखंड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा 3 बार और 1 बार आ जाएगा 3, तो इसमें 3 शामिल हो गया, इसलिए तो शांत नहीं होगा। फिर 21/30 है, तो 21 और 30 को पहले डिवाइड करके देखिए, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 दहाई 30, और 10 का गुणनखंड 2 और 5 का होगा, इसका मतलब ही शांत होगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आगे भी चेक कर सकते हैं। 36 है, तो 36 में दिख रहा है कि 3 × 12, 12 3 36, 3 तो आ गया ना, इसलिए नहीं होगा। तो चेक करने के लिए आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में इस तरह दशमलव के रूप में दिया हो तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो आपका दिया हुआ है 3.121212 डॉट डॉट डॉट, तो इसको आप रैंकिंग में लिख सकते हैं, यानी कि 3.1212 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 1 2 और 1 2 के ऊपर में बार लगा सकते हैं, यानी 3.12, ये हो गया रैंकिंग। ठीक, जब इसको दूसरा नंबर को देखिएगा तो इसमें कोई भी चीज़ है जो कि सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या और अलग अलग ग्रुप में रिपीट हो रहा है। तो 3.14 ये तो आपका दशमलव में है, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर क्या बनता है बी। बी को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। कभी भी इस तरह से दिखे दशमलव के बाद वाली संख्या सेम चीज़ रिपीट नहीं हो तो आपका क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे 24 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो ये सब तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, या तो सबसे बढ़िया तरीका ये चारों में से कौन ऐसा है जो कि 24 36 और 48 ये तीनों से वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले 24 का देखिए, 24 का लिखेंगे तो 2 कितने बार आएगा 3 बार आएगा। ठीक है, और 3 आएगा 1 बार। 36 का लिखिए, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड सबका कर लीजिए। तो 36 का 2 आएगा 2 बार और 3 भी आएगा 2 बार। उसके बाद आइए 48 का, तो 48 में क्या आ जाएगा 2 का कितना बार आएगा गुणनखंड, तो 16 3 48 होता है ना, तो 16 में कितना बार 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 का पावर आ जाएगा 4 बार, 16 हो चुका, और अलग से क्या आएगा 3 1 बार। बस इसके समूह में से ही आप निकाल सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो प्रत्येक गुणनखंड का हाईएस्ट मान लीजिए, तो 2 का अधिकतम मान देखिए, 2 का पावर 4 2 का पावर 2 2 का पावर 3, तो 2 कितना बार लेना पड़ेगा 4 बार। फिर इसमें गुना करना है 3, तो 3 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है 2 बार। तब इसको गुना करिए, 2 का 4 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का 2 बार तो 9 होगा, तो 16 9 144, तो 144 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 20 और 36 का मासा क्या होगा। तो मास हम क्या करते हैं, सबसे न्यूनतम घात को लेते हैं। ठीक है, तो 16 का सबसे पहले निकालिए, तो 16 बराबर 2 का पावर कितना हो जाएगा 4
20 का यदि आप लिखेंगे तो 20 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और गुणे में कितना 5। और 36 का यदि आप लिखिएगा तो 36 का कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। तो इसमें बताए थे कि सबसे क्या लेते हैं हम लोग, छोटी वाला घात। तो 2 का सबसे कम घात कौन सा, और तीनों में जो कॉमन होगा उसी को लेते हैं। तो तीनों में क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है। तो कॉमन में से सबसे छोटी घात को लेते हैं। सबसे छोटी घात आपको दिख रहा है 2 का पावर 2 ही है, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अब क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देखिए कह रहा है इनमें कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए आपके पास, कथन 1, 2 और 3, तीनों को ध्यान से पढ़िए। कह रहा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आपको बताया था कि वास्तविक संख्या में क्या आता है, परिमेय होता है और प्लस क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय दोनों, ये दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक। ठीक है, ये बनता है वास्तविक। तो यहाँ पूछ रहा है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिए, ये जो परिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो पहला कथन सत्य। दूसरा हम कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जितना अपरिमेय संख्या है सब क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। तीसरा कथन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी जितना का जितना वास्तविक संख्या है सब क्या है, परिमेय संख्या। तीसरा कथन के अनुसार तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय भी ना शामिल है। और यहाँ कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह अपरिमेय भी हो सकता है। तीसरा कथन हो जाएगा गलत। तो आपका सही कथन कौन सा होगा, कथन 1 और कथन 2। तो ऑप्शन के अनुसार से चुनिएगा इसको। कथन 1 और 2 किस में, ऑप्शन नंबर बी में आपका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 एवं 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य में इसमें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सब में देखिए बीच में प्लस लगाओ। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसमें देखिए एक न एक जगह कहीं न कहीं प्लस है। तो आपको देखना है कि प्लस के पहले और प्लस के बाद कोई ऐसी संख्या कॉमन है। तो कॉमन संख्या मिल जाएगी तो हो जाएगा भाज्य, और कॉमन नहीं है तो वो होगा अभाज्य। तो पहला वाला में देखिए प्लस के बाद में 5 है, लेकिन प्लस के पहले कहीं भी इसमें 5 नहीं है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा में देखिए प्लस के बाद क्या 4, लेकिन इसके पीछे 4 नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिख रहा है 2 और इसमें भी दिख रहा है यहाँ 2। तो इसमें कॉमन मिल गया प्लस के आगे और पीछे। तो जो कॉमन मिल जाए तो वही क्या होती है, भाज्य संख्या। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये भाज्य संख्या। क्वेश्चन 19 है, इनमें कौन भाज्य नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन है जो भाज्य नहीं है। तो जिसमें आप कॉमन ढूंढ लेंगे वो तो भाज्य होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस के बाद में 3 है और पहले भी क्या है 3 है, ये तो भाज्य है। प्लस के आगे 5 है, इसके पीछे भी 5 है, ये भी भाज्य है। और यहाँ प्लस के आगे 7 है और यहाँ प्लस के आगे कितना 7 है, तो ये भी क्या है, भाज्य है। लेकिन तीसरा वाला में ऑप्शन नंबर डी में आपका भाज्य नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए था 17। ठीक है, 1 और 7 यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में, यहाँ 17 था, 17 कहीं कॉमन नहीं, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 2310 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। इस प्रकार ये 20 प्रश्न आपके पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या से संबंधित था। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।